साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम किताबों की दुनिया और सरोकार के इस संयुक्त एपिसोड में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि क्या पाली जो है वो संस्कृत भाषा की जननी है या फिर पाली भाषा जो है वो संस्कृत से जन्म ली है। आज इस पर हम बातचीत करेंगे कि कौन सी प्राचीन भाषा है और भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। बकायदा जो ईसा पूर्व जो 10वीं शताब्दी है वहां से हम स्टार्ट करके आज तक जो भाषा का जो विकास हुआ है किस प्रकार से हुआ है, जो साक्ष्य मिले हैं आज तक, उन साक्ष्यों को आधार मानते हुए आज हम इस पर बातचीत करेंगे। तो बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद अपनी राय जरूर हमें लिख करके भेजें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपकी राय पर इस पर और भी भविष्य में वीडियो बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या पाली भाषा संस्कृत भाषा की जननी है। अक्सर ये दावा किया जाता है कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है। यह ईश्वर के द्वारा रचित भाषा है और यह भी कहा जाता है कि इस भाषा से भारत की दूसरी भाषाएं बनी हैं। वहीं कुछ भाषा वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी भाषा नहीं है, बल्कि ये सबसे नई भाषा है। वह इसके पीछे पुरातात्विक और भाषाई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए भाषा के बारे में हम आज डिटेल में वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। इसी विषय पर हमने एक बार पहले भी बातचीत करी थी। एक वीडियो इस मुद्दे पर हमने बनाया था। एक किताब आई थी आर्य द्रविड़ भाषाओं का अंतर संबंध, जिसके लेखक हैं भगवान सिंह। इस किताब में बताया गया कि किस प्रकार भाषाओं का विकास हुआ और सबसे नई भाषा संस्कृत भाषा जो बनी है। आप आई बटन में उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम एक दूसरी किताब पाली भाषा संस्कृत की जननी है के लेखक हबीब अंगार ई, अनुवादक डॉक्टर एनवी ढोके, जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। इंग्लिश में किताब पाली इज द मदर ऑफ संस्कृत के नाम से प्रकाशित हुई है 1994 में। इसके बारे में बातचीत करेंगे और दूसरे तमाम और भी जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों से भी हम जानकारी जुटा करके आपको बताएंगे कि दरअसल इसके पीछे सच्चाई क्या है, भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है। ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी कहा जाता है कि इस समय ब्राह्मी लिपि की शुरुआत हुई। ब्रिटानिका जो है उसके अनुसार ब्राह्मी लिपि सेमेटिक अरामी लिपि से विकसित हुई है। अरामी लिपि फोनेशियन लेखन प्रणाली की वंशज है। माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोग 7वीं या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसी समय सेमेटिक लोगों के संपर्क में आए थे। हालांकि कई विदेशी विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि का विकास भारत में स्वतंत्र रूप से हुआ था। आरामी लिपि या आरामी वर्णमाला जो है पहली सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में मध्य पूर्व में प्रमुख लेखन प्रणाली थी। उत्तरी सेमेटिक लिपि से व्युत्पन्न आरामी वर्णमाला 10वीं और 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुई थी और 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में असीरिया द्वारा आरामी राज्यों की विजय के बाद प्रमुखता से सामने आई थी या
उभरी थी आप कह सकते हैं। अरामी वर्णमाला हिब्रू वर्णमाला के समान है। इसमें 23 व्यंजन होते हैं और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। यह लिपि ब्राह्मी लिपि के विपरीत है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसीलिए यह विश्वास करना कठिन है कि ब्राह्मी लिपि का जन्म अरामी लिपि से हुआ है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसके बाद ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि की शुरुआत हुई, जिसकी स्पष्ट जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के मिलते हैं ब्राह्मी लिपि के। 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। वेदों का अस्तित्व बुद्ध के पहले से था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने वेदों की बात करी है। कहा है कि वेदों की आड़ में पाखंड और आडंबर चल रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि वेदों का अस्तित्व पहले से था, लेकिन इस समय वेद पाली भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, क्योंकि देवनागरी लिपि का जन्म इस समय नहीं हुआ था। वेदों की वैदिक भाषा, शब्द संग्रह, ग्रामर, व्याकरण, वाक्य रचना पाली भाषा से मेल खाती है। वेदकालीन वर्ण भाषा भी पाली भाषा की वर्णमाला से मेल खाती है, ना कि संस्कृत से। भगवान बुद्ध की जो मातृभाषा थी वो थी मागधी, लेकिन उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, क्योंकि उस समय राजकाज एवं आम जनमानस की भाषा थी। इस समय संस्कृत का जन्म नहीं हुआ था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह पाली भाषा ब्राह्मी, या जिसे धम्म लिपि भी कहते हैं, लिखा गया, जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। इसी समय प्रथम बौद्ध संगति जो है वो हुई थी, यानी इस संगति में ही त्रिपिटक का निर्माण किया गया था। संस्कृत का जन्म ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ, ऐसी जानकारी छनकर सामने आती है। 4वीं शताब्दी में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य पाणिनि के नेतृत्व में पाली, गंधार और मागधी समेत अन्य प्राकृत भाषाओं से संस्कृत भाषा का जो है वो निर्माण किया गया और इसके व्याकरण की रचना की गई। इस समय नंद वंश का राज्य था। मतलब ये एक ऐसी भाषा है संस्कृत जो कि व्याकरण पहले बना और उसके बाद बोलना स्टार्ट किया गया, जबकि आमतौर पर ये होता है कि भाषा जो है वो पहले जनमानस में बनती है और उसमें से व्याकरण को निकाल करके व्याकरण बनाया जाता है। 184 ईसा पूर्व के बाद मनुस्मृति ग्रंथ का निर्माण हुआ। यह धम्म क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रांति थी। तब पुष्यमित्र सुंग का शासन था। पुष्यमित्र उस समय मौर्य सम्राट बृहदत्त के सेनापति थे। उन्होंने अपने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करके सत्ता हासिल की थी। पुष्यमित्र सुंग ने बौद्धों का कत्लेआम किया और एक बौद्ध भिक्षु के सर काट कर लाने वालों को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का इनाम रखा। यहां पर बौद्ध धर्म को खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया। बौद्ध विहारों को मंदिर में बदला गया। इसी दौरान मनुस्मृति की रचना हुई, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। माना जाता है कि पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में ही वेदों को संस्कृत में लिखा गया और दूसरे जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो इसी दौरान तैयार किए गए। इसके पश्चात पहली सदी में अश्वघोष के द्वारा बौद्ध जो धम्म ग्रंथ थे उसको संस्कृत में भी लिखा गया। इसीलिए बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ जो है वो संस्कृत में हमको मिलते हैं, क्योंकि अश्वघोष के द्वारा उस समय इस तरह के ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखवाए थे। संस्कृत भाषा का जो सबसे पहला पुरातात्विक जो साक्ष्य मिलता है वो जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है, जिसे 150वीं ईस्वी पर लिखा गया था। इसको माना जाता है कि 150वीं ईस्वी का है,
लेकिन विद्वान और भाषा वैज्ञानिक इसे व्याकरण एवं भाषा के हिसाब से ईसा पश्चात 7वीं शताब्दी का मानते हैं। यह अभिलेख धम्म लिपि में है, यानी ब्राह्मी लिपि में है, ना कि देवनागरी लिपि में। मौर्य शासन काल ईसा पूर्व 322 से 184 ईस्वी ईसा पूर्व में धम्म लिपि का सबसे ज्यादा विकास हुआ, क्योंकि बुद्ध के उपदेशों को लिखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक समृद्ध भाषा और लिपि की जरूरत थी। इस कारण बौद्धों ने धम्म लिपि और पाली भाषा को डेवलप किया, उसमें और विकास किया, उसको विकसित किया। 788 ईस्वी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने पूरे देश में घूमकर अद्वैतवाद का प्रचार किया तथा धम्म मंदिरों को 4 धाम के रूप में स्थापित किया। 10वीं शताब्दी में ऋग्वेद, जो कि ताड़पत्र में देवनागरी लिपि में लिखा गया साक्ष्य मिलता है, जिसे पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा गया है। दरअसल ये जो साक्ष्य है वो भी ब्राह्मी लिपि में आपको मिलता है। मैंने देवनागरी लिपि जो आज हम यूज कर रहे हैं उसमें इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। जो लिखा गया है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, जो पुणे के संग्रहालय में रखा गया। जिस लिपि में आज लिखा जाता है नागरी लिपि, इसका जन्म सन 1000 के आसपास हुआ। इस लिपि का विकास ब्राह्मी यानी जो धम्म लिपि है उससे हुआ है। यही नहीं, समस्त भारत की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। इनकी वर्णमाला भी एक जैसी है। आधुनिक नागरी लिपि का विकास जो है वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में छपाई और शिक्षा के प्रसार के साथ हुआ है, जो कि आप अभी देख सकते हैं। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जो बाकी भाषाएं हैं वो संस्कृत के बजाय पाली भाषा से जन्मी है, ये सिद्ध होता है। तो अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि संस्कृत और पाली भाषा जो है ये दोनों में क्या अंतर है। ये आप टेबल से हम इसको समझते हैं तो इसके काफी हम करीब जा पाएंगे कि वास्तव में कौन सी भाषा है वो जो है प्राचीन है और कौन सी भाषा जो है वो नई है। तो सबसे जो पहला बिंदु है वो ये है, संस्कृत का उद्गम प्राकृत भाषा के परोक्ष में हुआ। माने प्राकृत भाषा थी, उसकी अगेंस्ट में संस्कृत भाषा का उद्गम हुआ। संस्कृत शब्द से ही ये आभास होता है कि ये कोई नया चीज है। पाली शब्द का जन्म इसे पत्ते में लिखे जाने के कारण, पाली मतलब पत्ता, जो पत्र में लिखा जाता था, पत्ते में लिखा जाता था, इसीलिए रखा गया, ऐसी जानकारी मिलती है। लेकिन इसमें विद्वानों में आपस में कुछ मतभेद भी है। कुछ लोग समझते हैं कि इस जो पाली शब्द का निर्माण कुछ और कारणों से हुआ है। दूसरा पॉइंट है, इस संस्कृत को संश्लेषित करके जो है प्राकृत भाषाओं जैसे पाली, गंधार, मागधी भाषाओं से इसका निर्माण किया गया है, जबकि पाली भाषा का निर्माण जन सामान्य से हुआ है। उच्चारण के दृष्टिकोण से संस्कृत और पाली एक जैसी लगती है। यदि आप भाषा के जानकार नहीं हैं तो आपको पाली ही संस्कृत लगेगी, लेकिन दोनों में अंतर स्पष्ट है। बुद्ध धर्म की जो प्रार्थना है, जो पंचशील है, जो गीत गाए जाते हैं बुद्ध धर्म के, इन सब को आप देखेंगे तो ये सारे पाली में हैं। लेकिन अगर आप इसको सुनेंगे तो संस्कृत में होने का भ्रम होता है कि ये जो पंचशील है, बुद्धम शरणम गच्छामि है, ये संस्कृत में है, ऐसा आभास होता है। लेकिन ये पाली भाषा है। मैंने पाली और संस्कृत में जो है वो उच्चारण की काफी समानता पाई जाती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग भाषा है। संस्कृत भाषा का जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो 7वीं शताब्दी का मिलता है, जबकि पाली भाषा का पुरातात्विक साक्ष्य है वो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का मिलता है, 6वीं शताब्दी का मिलता है। संस्कृत का जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है वह धम्म लिपि यानी कि ब्राह्मी लिपि में है,
देवनागरी लिपि में नहीं है। और पाली भाषा का भी जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है वो भी धम्म लिपि में है, यानी कि दोनों के जो साक्ष्य हैं वो एक ही लिपि में मिलते हैं। संस्कृत भाषा शासन प्रशासन और धर्म की भाषा थी, जबकि पाली भाषा शासन प्रशासन और धर्म की भाषा के साथ साथ ये जन सामान्य की भी भाषा थी। जन सामान्य के लोग बोलते थे, तभी भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश देने के लिए इस भाषा को चुना था। संस्कृत भाषा में वैदिक साहित्य लिखे गए और जब पाली भाषा जो है वो खत्म होने लगी तो उसके बाद ईसा 400 ईस्वी में बौद्ध साहित्य भी जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। 8वां बिंदु है वेदों की भाषा में संस्कृत का प्रभाव कम दिखता है, जबकि वेदों की भाषा में संस्कृत के बजाय पाली भाषा के ज्यादा करीब है। उसकी जो भाषा शैली है, उसका जो व्याकरण है, शब्द भंडार है, इसके दृष्टिकोण से वेद जो है वो पाली भाषा के ज्यादा करीब दिखते हैं, ज्यादा करीब वो पाए जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें तथा इस वीडियो के संबंध में आपके क्या विचार हैं उस विचार को जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके इन विचारों पर अपनी राय देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।